बरसात की एक उदास शाम थी। गांव बेलागढ़ की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दो लोग शिवराम और मोहनदास गांव के पुराने चाय वाले भीमा की दुकान पर बैठे थे। आसमान काले बादलों से घिरा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दोनों के चेहरों से साफ झलक रहा था कि वे किसी चिंता में डूबे हैं। आज तो तुम लोगों ने चाय का स्वाद भी नहीं लिया। क्या बात है, रोज 3-3 कप पी जाते हो, आज एक भी नहीं। भीमा, मन ही नहीं है आज। गांव की हालत देख के दिल भारी हो गया है। इसी बीच गांव के स्कूल के मुख्य अध्यापक हरिशंकर मास्टर भी वहां आ पहुंचे। अरे शिवराम, मोहनदास, तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हो? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। क्या हुआ? आ जाइए मास्टर जी, चाय तैयार है और आज आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय है। बहुत बढ़िया। सर में दर्द है, थोड़ा अदरक वाली चाय राहत देगी। लेकिन बताओ क्या हुआ, क्यों उदासी छाई है? मास्टर जी, गांव में जो अस्पताल हमने सबने मिलकर बनवाया है उसका काम अधूरा रह गया है। इमारत तो खड़ी हो गई लेकिन बिस्तरों के लिए पैसे खत्म हो गए। सारी जमा पूंजी लग गई, अब लोग घरों से पैसा भी नहीं निकाल सकते। मेरे पास भी पैसे नहीं बचे। बेटी की शादी में सब खर्च हो गए। थोड़ा रुककर मास्टर जी ने गहरी सांस ली। लेकिन इच्छा नगर में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर उसे बेच दूं तो शायद काम हो जाए। क्या मास्टर जी, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? हाँ, 1 साल ही तो नौकरी बाकी है। सोचता हूं बाकी की जिंदगी इसी गांव में बिताऊं जहां प्यार मिला है। तीनों की आंखों में आंसू थे। मास्टर जी के निर्णय ने सबको भावुक कर दिया। अगली सुबह हरिशंकर मास्टर, शिवराम और मोहनदास तीनों इच्छानगर की ओर रवाना हुए। यात्रा लंबी थी और मौसम बेहद खराब। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवाएं खिड़की के शीशे तक को कंपा रही थीं। यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। क्या नाव मिलेगी हमें नदी पार करने को? बिल्कुल नहीं लग रहा। रात होने वाली है, स्टेशन से नदी तक पैदल जाना पड़ेगा। शाम होते होते ट्रेन इच्छानगर स्टेशन पर रुकी। स्टेशन वीरान था। कोई सवारी नहीं, कोई रोशनी नहीं। बाहर निकले तो देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक वैन आकर रुकती है। अरे रतन भैया, इतने महीनों बाद मिल रहे हैं। यह दोनों मेरे गांव के साथी हैं। आप हमें नदी किनारे छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं कैलाश, बैठो सब लोग। बारिश में तो नाव मिलना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। वैन चलती है। बारिश और तेज हो जाती है। रास्ता कच्चा है और अंधेरा घना। रतन भैया, आपकी उम्र अब काफी हो गई है, फिर भी आप वैन चला रहे हो? अब आदत हो गई है। पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती। बातों में समय कटता गया और वे नदी के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन घाट पर कोई नाविक नहीं होता। मास्टर जी, लगता है आज रात हम यहीं फंस गए। अगर बुरा ना मानो तो आज रात मेरे घर चलो, पास में ही है, बाहर रहना ठीक नहीं। तीनों मान जाते हैं और रतन के घर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, एक सड़ी गली सी गंध उनका स्वागत करती है। रतन उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। एक पुराना टूटा फूटा सा घर, जैसे कई बरसों से कोई रंगाई पुताई नहीं हुई हो। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई सी गंध भीतर से आती है। हरिशंकर मास्टर की नाक सिकुड़ जाती है। ये गंध कैसी है रतन भैया? सब ठीक तो है ना? थोड़ा सीलन है बस मास्टर जी। पुराना घर है ना, अंदर आ जाइए, बारिश में भीग जाओगे। तीनों भीतर जाते हैं। कमरा बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं के चित्र लगे थे, मगर उनकी आंखें काली और बुझी हुई लग रही थीं। कमरे के एक कोने में लाल रंग का कपड़ा बिछा था, जिस पर राख, नींबू और कुछ विचित्र आकृतियां बनी थीं। रतन भैया, ये पूजा पाठ का सामान क्यों रखा है यहाँ? पुराने जमाने की चीजें हैं। मेरी माँ तांत्रिक थी, अब बस आदत से रख छोड़ी हैं। शिवराम की नजर दीवार के एक कोने पर जाती है। वहां एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसके ऊपर लिखा था, मत खोलना। यह अलमारी, ऊपर कुछ लिखा है। रतन भैया, इसमें क्या है? उसे मत छूना, वो पुरानी चीज है। मेरा वादा करो, जब तक यहां हो उसे कोई नहीं छुएगा। तीनों चुप हो जाते हैं। रात गहराती है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। बिजली कड़कती है और एक काला साया खिड़की के बाहर से तेजी से गुजरता है।
तुमने देखा बाहर कोई परछाई सी थी, इंसान जैसी। शायद कोई जानवर होगा या हमारा भ्रम। मगर सच में कुछ था उस घर के आसपास, कुछ जो रतन छुपा रहा था। हरिशंकर मास्टर की आंख अचानक खुलती है। गहरी नींद में थे, लेकिन अब एक अजीब सी आवाज कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। मुझे छोड़ दो, मुझे बांधा है, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। मास्टर जी उठते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंजती है। अचानक वो अलमारी के सामने आकर रुक जाते हैं। वही अलमारी, मत खोलना। ये आवाज इसी अलमारी से आ रही है, कोई मजाक तो नहीं? उन्हें समझ नहीं आता, मगर जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो उस अलमारी की तरफ। वो हाथ बढ़ाते हैं और शिवराम दौड़ते हुए आता है और मास्टर जी का हाथ पकड़ लेता है। मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? रतन भैया ने मना किया था ना। मुझे लगा कोई अंदर है, आवाज आई थी, छुड़ाओ मुझे जैसी कुछ। रतन भी जाग कर आ जाता है, चेहरे पर गुस्सा और चिंता एक साथ। मैंने मना किया था ना, उस अलमारी को मत छूना, कल सब कुछ बताऊंगा। अब आराम करो, जो हो गया सो हो गया। सुबह का उजाला होते ही तीनों घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रतन उन्हें रोक लेता है। अब तुम लोग जा नहीं सकते। एक बार जो उस अलमारी के पास गया, वो इस घर से यूं ही नहीं निकल पाता। क्या मतलब है तुम्हारा रतन भैया? हम कोई बंदी हैं क्या? नहीं, लेकिन जो अलमारी खुली वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तीनों एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। उनके सामने अब न सिर्फ एक जमीन बेचने की योजना थी, बल्कि एक डरावना रहस्य जिसने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया था। तीनों अब समझ चुके थे कि रतन कुछ छुपा रहा है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, किसी राज का रक्षक बन चुका था। रात फिर उतर आई थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी। हरिशंकर मास्टर, शिवराम और मोहनदास तीनों अब अलग अलग कोनों में बैठे रतन की कई बातों को सोच रहे थे। शिवराम, अगर हम चुपचाप यहां से निकल जाएं तो? रतन भैया कुछ नहीं करने देंगे। और सबसे बड़ी बात, मास्टर जी उस अलमारी के पास गए थे, कहीं उस चीज ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया। कमरे की बत्तियां खुद ब खुद झपकने लगती है और फिर तेज से बंद हो जाती है। तुमने मुझे देखा, अब तुम नहीं जा सकते। मास्टर जी जोर से चिल्ला उठते हैं। कोई मेरी पीठ पर कुछ चला गया, किसी ने छुआ मुझे। उनकी पीठ पर 3 गहरी खरोंचें उभर आई थीं, जैसे किसी जानवर ने पंजा मारा हो, पर वहां कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? हमें बताओ रतन भैया, ये अलमारी में है क्या? अब रतन चुप नहीं रह पाता। वो एक पुराना लोहे का संदूक निकालता है और उसमें से एक पुरानी डायरी लेकर आता है। ये डायरी मेरी माँ की है, वो तांत्रिक थी। एक बार उन्होंने एक विद्या का प्रयोग किया, जिससे एक आत्मा को बुलाकर उसे एक बर्तन में बांध दिया गया। तो वो आत्मा उस अलमारी में है? हाँ, उसी के पीछे है सब। अलमारी के भीतर एक लोहे का घड़ा रखा है और उसमें वो बंधी हुई है। तीनों सन्न हो जाते हैं। तभी मास्टर जी की हालत अचानक और बिगड़ने लगती है। उनकी आंखें सफेद होने लगती हैं और मुंह से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तुमने मुझे छेड़ा, अब मैं नहीं रुकूंगा, इस घर में कोई नहीं बचेगा। वो अब हरिशंकर नहीं थे, कोई और उन पर काबिज हो चुका था। रतन, कुछ करो, मास्टर जी को कुछ हो जाएगा। बस एक रास्ता है, अलमारी खोलकर आत्मा को मुक्त करना, मगर वो बहुत खतरनाक होगा। जो भी हो, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। रतन अलमारी का ताला तोड़ देता है और पहली बार वो लोहे का घड़ा बाहर आता है। घड़े से निकलती है काली धुएं जैसी एक आकृति जो पूरे कमरे में घूमने लगती है। हरिशंकर मास्टर जमीन पर गिरते हैं। उनकी आंखों से खून बहने लगता है। तुमने मुझे बुलाया, अब मेरी भूख कौन मिटाएगा? वो आत्मा हवा में लहराती हुई सीधा मोहनदास की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी रतन वो राख और नींबू से बनी हुई आकृति को बीच में रख देता है। ओम क्षिप्रम देहि तांत्रमुक्ताय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, आत्मा तेज चीख के साथ घड़े में वापस खिंच जाती है। एक बार फिर
घड़ा बंद कर दिया जाता है। हरिशंकर मास्टर की हालत सुधरती है, लेकिन वो अब भी बेहोश है। शिवराम और मोहनदास रतन के सामने चुप बैठे हैं। मैंने तुम लोगों को यहां बुलाकर गलती की, मगर अब यह राज्य सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बन चुका है। तीनों उस रात से कभी पहले जैसे नहीं रहे, और उस गांव का नाम, उस घर का रहस्य आज भी रूहों के बीच गूंजता है।